दोस्तों, एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी लीगो के अंदर यूज़ हो रही है, क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ हो रही है, डार्क मैटर रिसर्च में यूज़ हो रही है, ह्यूमन ब्रेन को पढ़ने के लिए यूज़ हो रही है। और वो जो एक्सीडेंटल डिस्कवरी है उसका कनेक्शन बेसिक फिजिक्स से है। तुमने बहुत बार वीडियो देखा होगा दोस्तों, जहां पर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं, उसको एकदम ठंडा कर देते हैं, फिर उसको ऐसे गोल घुमाते हैं और वो हवा में गोल घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ये जो फिनोमेना है इसको सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। ये जो सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना है, इसका डार्क मैटर से क्या रिलेशन है और किस तरीके से ये फिनोमेना हमें डार्क मैटर ढूंढ के देगा, और इसके ऊपर करोड़ों रुपए की रिसर्च इस वक्त बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं डार्क मैटर रिसर्च की। दोस्तों, यूनिवर्स का जो मॉडल है वो है लैम्डा सीडीएम। लैम्डा सीडीएम में लैम्डा जो है वो है हमारे आइंस्टाइन साहब का दिया हुआ फैक्टर, जो कि ये बताता है कि पहले उनके हिसाब से बताता था कि यूनिवर्स को वो बांध के रखेगा, लेकिन अब लैम्डा को हम देखते हैं जैसे कि ये डार्क एनर्जी का कंपोनेंट हो। और लैम्डा सीडीएम में जो सीडीएम है वो है कोल्ड डार्क मैटर। मतलब व्हाई देयर हैज टू बी डार्क मैटर। डार्क मैटर इस ब्रह्मांड में होना जरूरी क्यों है? तो दोस्तों, सीधा जाते हैं 1930s में। 1930 से पहले भी बहुत बार ऐसी बातें हुई थी, जहां पर बात हुई थी कुछ ऐसे मैटर की जो हमें दिख नहीं रहा। लेकिन डार्क मैटर का जो स्पेसिफिक थॉट है वो 1930s में आया था, जब फ्रिट्ज ज़्विकी नाम के एक एस्ट्रोनॉमर रिसर्चर ने जब डीप स्पेस को पढ़ने की कोशिश करी, किसी एक क्लस्टर के अंदर मूवमेंट ऑफ गैलेक्सीज को देखने की कोशिश करी, और उनने ये देखा कि जिस स्पीड से मूवमेंट हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो आजू बाजू का विजिबल मास है वो सफिशिएंट नहीं है। लेकिन उनने कोई ऐसा हाइपोथेटिकल डार्क मैटर नहीं सोचा था, रेदर उन्होंने सोचा था कि हो सकता है ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी मुझे अभी वहां पर जो बचा हुआ मास है वो दिख न रहा हो। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो हम वो चीज़ें जो हमें दिख नहीं रही वो भी देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये डार्क मैटर इतना इल्यूजिव है, इतना मिस्टीरियस है कि ये आज तक दिखा नहीं। बहुत सारी थ्योरीज तो ऐसे भी आई जिनने मना कर दिया कि डार्क मैटर जैसी कोई चीज़ नहीं है, इस पर टाइम वेस्ट मत करिए। तो फिर तो उन्होंने बोला क्योंकि यहाँ पर जो फिजिक्स के रूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर रहे हैं, जिसके चलते आपको कंफ्यूजन हो रहा है डार्क मैटर के होने का, वो रूल्स ही गलत हैं। यानी फिजिक्स के लॉज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो फिजिक्स के लॉज बना रखे हैं, जिस मॉडल को आप बना के बैठे हुए हैं और आप खुश हो रहे हैं, उसमें ही एक इनहेरेंट फ्लॉ हो, एक इनहेरेंट मिस्टेक, एरर, एबरेशन हो, या आप कुछ भूल गए हो। लेकिन हर चीज को प्रपोज करने के लिए कुछ बुनियादी रिसर्च चाहिए होती है। रिसर्च ये थी कि एक मिशन जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने छोड़ा था, उस मिशन के डेटा को रीड कर कर यह देखा गया कि जो हमारी गैलेक्सी है, जिसके चारों तरफ जो मास अरेंज्ड है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यार किस तरीके से देखा? क्यों? क्योंकि हमने अगर कोई स्पेसक्राफ्ट धरती से छोड़ा है और वो स्पेसक्राफ्ट धरती से निकलकर सोलर सिस्टम से बाहर जाकर अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जाकर मिल्की वे गैलेक्सी को देख ले, हाउ इज इट पॉसिबल? तो दोस्तों, ऐसा नहीं था। रेदर वो जो मिशन था उसने बहुत सारी डीप स्पेस की फोटोज ली और ऑब्जर्वेशंस करी थी, और वो जो रिकॉर्ड उनके पास था डेटा का, उस इंफॉर्मेशन को जब एनालाइज किया गया तो ये देखा गया कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी उसके आजू बाजू कुछ सैटेलाइट्स हैं। नहीं, अपनी इनसेट जीसेट सैटेलाइट्स नहीं, ना कि अपने चांद जैसी सैटेलाइट, रेदर सैटेलाइट गैलेक्सीज हैं। अब सैटेलाइट गैलेक्सीज जो हैं उनके दो पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। अगर डार्क मैटर वगैरह जैसी कोई चीज है तो जो अरेंजमेंट होगा वो स्फेरिकल होगा। लेकिन अगर डार्क मैटर जैसी कोई चीज नहीं है तो जिस तरीके से इस ब्रह्मांड में बाकी सारी चीजें भी डिस्क की शेप में आ जाती हैं, चाहे वो एक्रीशन डिस्क हो ब्लैक होल की चारों तरफ की, या वो अपनी स्पाइरल गैलेक्सीज हो, तो ऑब्जर्वेशन को जब एनालाइज किया गया, उस डेटा को जब निचोड़ा गया, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन को खींचा गया, तो ये निष्कर्ष निकला कि सारी की सारी सैटेलाइट गैलेक्सीज तो डिस्क के जैसे प्लेन में घूम रही हैं। तो अगर वो सब प्लेन में घूम रही हैं, इसका मतलब हो सकता है ना डार्क मैटर जैसी कोई चीज हो ही नहीं। रेदर आपके जो नियम कानून है, जो रूल आप लगा रहे हैं किसी भी मोशन पे, इस कॉस्मोस पे, या ग्रेविटी की जो थ्योरी आप बोल रहे हैं वो ना न्यूटन साहब की सही हो और ना एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की। लेकिन ये बात इससे पहले कि पूरी दुनिया में फैलती और लोगों को कंफ्यूज करती, एक बड़े रिसर्च ग्रुप ने जिम्मा उठाया और देखने का कि इस चीज को फिर से सिमुलेट करते हैं, इस एल्गोरिथम को फिर से डीपली देखते हैं और फिर से निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पिछला रिसर्च ग्रुप है उससे कुछ मिस्टेक हो गई है।
जब दोस्तों उसको देखा गया, उस रिसर्च को वापस से पढ़ा गया, उस डेटा को फिर से एनालाइज किया गया, तो ये पता चला कि वहाँ पर जो मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशंस लगाई थी, वो मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशंस में थोड़ी ज़्यादा ही अजम्पशंस और अप्रोक्सीमेशंस हो गई थी। हुआ ये था कि जो सैटेलाइट गैलेक्सीज हैं उसमें कुछ गैलेक्सीज जो हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, मतलब मिल्की वे जितनी बड़ी नहीं, लेकिन अपनी बची हुई जो दूसरे उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनसे बड़ी हैं। अपन वेटेड मीन निकालते हैं ना, जैसे अपन किसी आइसोटोप का एवरेज मास निकालते हैं तो अपन बोलते हैं भाई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो एक पर्टिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है 40% ऑफ द टाइम और दूसरा आइसोटोप फॉर्म में एग्जिस्ट करता है 60% ऑफ द टाइम, तो दोनों का वेटेड मीन निकालते हैं तो अपन बोलते हैं दैट इज द एवरेज मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो उस तरीके से जब वो एवरेज निकाल रहे थे उनकी लोकेशंस का, तो दे वर डूइंग सम अप्रोक्सीमेशन, जिसके चलते जो मैसिव गैलेक्सी थी, सैटेलाइट गैलेक्सीज थी, वो लोकेशंस की इंफॉर्मेशन को गलत दे रही थी। तो फिर ये मामला सेटल हो गया और ये बोल दिया गया कि हाँ ठीक है, अभी जो अरेंजमेंट है वो ऐसा है कि ना अभी आने से मिलियन साल बाद ये जो गैलेक्सीज हैं वो कभी भी एक प्लेन में नहीं आएंगी। इसका मतलब है कि देयर इज अ डार्क मैटर हैलो अराउंड आवर गैलेक्सी। ये डार्क मैटर हैलो की बात कैसे आई? तो दोस्तों डार्क मैटर जो प्रपोज्ड है, जिसकी जिक्र 1930s में हुई थी, उसकी खास बात यह है कि वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करता। अब इंटरेक्ट नहीं करता को समझना भी बहुत जरूरी है। तो कोई एक चीज ऐसी कैसी हो सकती है जो कि ग्रेविटी का इंपैक्ट तो दिखा रही है लेकिन किसी से इंटरेक्ट नहीं करती? दोस्तों डार्क मैटर के जो पार्टिकल्स हैं हमें नहीं पता कैसे, उनके लिए जो हाइपोथेटिकल एक प्रपोजल है कि वो हो सकते हैं वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। ये वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स क्या बहुत भारी होंगे? पता नहीं। क्या बहुत हल्के होंगे? पता नहीं। इतना जरूर पता है कि ये ऐसे होंगे जो सूर्यमंडल के मूवमेंट को, धरती के घूमने को, चांद के घूमने को, सैटेलाइट्स के जाने को, मेरे चलने को, इन हाथों के हिलने को, इसी किसी भी चीज को ये हैम्पर नहीं करते। ये कोई रेजिस्टिव फोर्स, कोई फ्रिक्शन नहीं लगाते, कोई ड्रैग फोर्स नहीं लगाते। यानी पहली बात क्लियर कर दी गई कि डार्क मैटर को ईथर से मत जोड़ना। ठीक है, अब ये डार्क मैटर के पार्टिकल अगर किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करते तो आप इसको डिटेक्ट कैसे करोगे? तो यहां पर एक और प्रपोजल आया। प्रपोजल ये था कि डार्क मैटर के जो पार्टिकल है दे हैव अ चांस ऑफ इंटरैक्टिंग 1 in a billion विद एनी एटम। अच्छा चलो मान लो इंटरेक्ट कर गए तो क्या होगा? हाउ डू यू नो कि ये इंटरेक्शन हुआ है? उस इंटरेक्शन को पढ़ने के लिए जब वो किसी भी पर्टिकुलर एटम से इंटरेक्ट करेंगे तो वो इंटरेक्शन फिजिक्स की प्रिडिक्शंस के हिसाब से, स्टैंडर्ड मॉडल की प्रिडिक्शंस के हिसाब से जो न्यूक्लियस है उसमें कुछ बदलाव लाएगा। और वो जब कुछ बदलाव लाएगा, उस बदलाव के चलते मैग्नेटिक फील्ड में कुछ डिफरेंस आएगा। चलो अभी मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस आ गया, फिर तो हम उस मैग्नेटिक फील्ड को तो डिटेक्ट करेंगे। और यहां पर ही आता है वो जादुई छोटा सा कंपोनेंट जो क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर यूज हो रहा है। वो यूज हुआ है LIGO में ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन के लिए, वो यूज हुआ है दिमाग के अंदर के मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशंस को पढ़ने के लिए, यानी ब्रेन की और बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। अब उसी को हम यूज करेंगे डार्क मैटर के डिटेक्शन के लिए। लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं कि अगर डार्क मैटर जैसी चीज नहीं होती तो क्या ब्रह्मांड में कोई फर्क पड़ता? तो दोस्तों अगर डार्क मैटर नहीं होता तो यह कहा जा सकता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सूरज बनते, यानी जितने भी स्टार्स बनते, पहली बात तो है उनका काउंट कम होता, और दूसरी बात यह है कि वो जो सारे स्टार्स हैं उनका मास ज्यादा होता। इसका क्या मतलब हुआ समझ लेते हैं। अभी इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सितारे हैं उन सबका जो एवरेज मास है वो हमारे सूरज के मास से, एवरेज पूरे ब्रह्मांड का सूरज के मास से माना जाता है कि 40% है। लेकिन अगर डार्क मैटर नहीं होता तो ये जो मास है ये सूरज से ज्यादा होता। अब बात ये आएगी ऐसा क्यों होता? इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक ऐसे पॉइंट पे जहां पर या तो कोई स्टार बन रहा हो या कोई स्टार मर रहा हो। तो जब कोई स्टार मर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से अगर कोई स्टार मर रहा है तो वो खूब सारा मटेरियल बाहर फेंकता है, बिकॉज कोलैप्स हो रहा है। वो जो मटेरियल फेंका जाता है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास मिल्की वे गैलेक्सी में एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहा है। मैं जाता हूं समय में पीछे और 1987 में ऐसा एक एक्सप्लोजन ऑब्जर्व किया गया था। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं लेकिन उसके बाहर हो रहा था। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मान लो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर होता है, तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन में जो चीजें फेंकी जाती हैं, जो वहां से एक आउटबर्स्ट होता है, उसकी स्पीड 14,000 किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकती है,
यानी देयर इज अ बिग वेरिएशन बट देन देयर इज श्योरली अ वेरी हाई स्पीड इजेक्शन। अब बात आता है, तुम बोलोगे स्पीड तो कॉस्मिक स्केल पे कोई बड़ी बात नहीं ना, बिकॉज हमारे पास तो लाइट है और स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत ज़्यादा होती है। बात सही है दोस्तों, हमारा जो सूरज है वो कोई बहुत तेज़ नहीं चल रहा, वो भी बस 220 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस मिल्की वे गैलेक्सी में जितना भी स्टेलर मास है जो हमें दिख रहा है, जो विजिबल है, उसकी अगर पूरी ग्रेविटी बना लें तो एस्केप वेलोसिटी टू एस्केप द मिल्की वे गैलेक्सी इज नॉट 15,000 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर धरती एग्जिस्ट करती है और धरती के ऊपर वो सारे हैवी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनने लाइफ फॉर्म को जन्म दिया है, अगर ऐसा सच हुआ है, इसका मतलब यह है कि देयर हैज टू बी मास दैट इज मच 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 मोर देन द विजिबल मास। तभी तो कहा जाता है कि जितना विजिबल मास है उससे 5 गुना ज्यादा वो मास है जो हमें दिख नहीं रहा, जिसको हम डार्क मैटर कहते हैं। तो बात तो चलो समझ में आ गई कि जो डार्क मैटर है उसके लिए बहुत सारे हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि कंफर्म करते हैं कि यस देयर हैज टू बी समथिंग जो हमें दिख नहीं रहा। और इसका जो सबसे बेसिक सपोर्ट एविडेंस है वो ये है कि स्पाइरल गैलेक्सीज के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उस स्पाइरल के अंदर, वहां पर ऑब्जर्वेशन ही होती है कि जैसे जैसे हम गैलेक्टिक सेंटर से बाहर जाने लगते हैं, जो मूवमेंट की स्पीड है, उस मोशन की जो स्पीड है उस स्पाइरल में, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाती है। लेकिन जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो ये कहता है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे गैलेक्टिक सेंटर से, स्पीड कम होती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ेगा। तो ऐसी कुछ ऑब्जर्वेशन, अर्थ के ऊपर लाइफ की एग्जिस्टेंस जैसी ऑब्जर्वेशन, जो स्टेलर मासेज हैं और जो सन जैसे स्टार्स हैं उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, ये हमें काफ़ी कुछ हद तक ये कंफर्म कर देती है कि देयर हैज़ टू बी डार्क मैटर। अब सवाल ये आया कि अगर फिजिक्स या फिर साइंस की दुनिया में कोई ऐसी चीज़ के बारे में इतना एविडेंस अवेलेबल है कि हाँ ये होती है, तो फिर अब साइंटिफिक कम्युनिटी के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि आप इसको डिटेक्ट करके बताओ ये है कैसी। तो डार्क मैटर ने अभी तक दुनिया के सारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। रेदर मैं ये कह सकता हूं कि डार्क मैटर इज स्मार्ट इनफ टू अवॉइड इट्स डिटेक्शन। कोशिश काफ़ी करी गई और उस कोशिश में जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो कर रहा है स्क्विड। बिल्कुल दोस्तों, जो मैं छोटे से कंपोनेंट की बात कर रहा हूं उसको कहते हैं स्क्विड, SQUID। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल जहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो कुछ करंट में वेरिएशन आएगा। काफी सुना लग रहा होगा कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैन गिव राइज टू करंट। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। तो लो समझ लेते हैं स्क्विड को कि ये स्क्विड क्या चीज़ है। दोस्तों हमें जाना पड़ेगा 1960s में। 1960s में सुपर कंडक्टिविटी पढ़ी जा रही थी। एक लैब के अंदर बड़े महारथी 3 इंजीनियर साइंटिस्ट थे जो उसके ऊपर वर्क कर रहे थे। अब वो जो साइंटिस्ट उस पर रिसर्चर्स उन पर वर्क कर रहे थे, तो दे फाउंड आउट कि उनने जो सुपर कंडक्टिंग चैनल बनाया है, जो सेटअप बनाया है, उस सैंपल के अंदर करंट में बड़ी फ्लक्चुएशंस आ रही है। जबकि सुपर कंडक्टिविटी के टाइम पे तो रेजिस्टेंस ये माना जाता है कि होता ही नहीं, तभी तो वो सुपर कंडक्टर है। यानी हमने किसी चीज़ को इतना ठंडा कर दिया 10 केल्विन, 4 केल्विन, 1 केल्विन तक, कि अब उस पर्टिकुलर सब्सटेंस, उस पर्टिकुलर मैटर में रेजिस्टेंस नाम की चीज़ बची नहीं और वो बन गया सुपर कंडक्टर। वो जो सुपर कंडक्टर है, जब उसके अंदर करंट पास किया जाएगा तो जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो देयर इज एक्सपेक्टेड नेचर, एक एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा। बट दे फाउंड आउट कि यार इसी सुपर कंडक्टर के अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही है, जबकि सब कुछ वेल मेंटेन्ड है। किसके कारण आ रही है? अब उस डेटा को एनालाइज किया गया एंड दे फाउंड आउट कि वहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के कारण रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा था। अब बात यह आई कि यार सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और रेजिस्टेंस का क्या लेना देना है। तब वहां पर जन्म होता है दोस्तों SQUID का। स्क्विड जो है वहां पर क्वांटम इंटरफेरेंस को यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड चेंज। अच्छा, हम कितना जा सकते हैं, क्या रेंज है इस स्क्विड की? दोस्तों ये स्क्विड जो है ये एक जादुई एलिमेंट है। ये एक ऐसा रिसर्च का एलिमेंट है, एक ऐसा पार्ट है जो कि 10 की पावर -15 टेस्ला, यानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कंप्लीटली नेग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेक्ट कर लेता है। तो अगर एक न्यूक्लियस को मैं मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे देखूं और अगर उस न्यूक्लियस से आके कोई पार्टिकल टकराता है, उस टकराने के कारण अगर वो न्यूक्लियस की स्पिन में कोई चेंज आता है तो दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -12, 10 to the power -13 टेस्ला। यानी मेरे पास अब एक ऐसा सेंसर है जो न्यूक्लियर स्पिन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन है उससे भी ज़्यादा उसको डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन करेंगी कैसे? क्योंकि जो हमारा डार्क मैटर है वो तो इंटरेक्ट ही नहीं करता।
अब चलते हैं वापस डार्क मैटर के पास और अब देखते हैं कि डार्क मैटर हमारे स्क्विड से डिटेक्शन कैसे करवाया जा सकता है। तो देखो डार्क मैटर जो है दोस्तों, उसके लिए काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से जैसे मैंने बताया एक कैंडिडेट है WIMP। ये जो वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स हैं, इनका माना जाता है कि दे डोंट रियली इंटरैक्ट, बट व्हेन दे इंटरैक्ट वीकली, यानी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ इनका कोई इंटरेक्शन होता है। तो इनका जो इंटरेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के आजू बाजू या न्यूक्लियस के साथ होगा। अब कैसे कराया जाएगा, तो इसके लिए पहले ये तो समझ लें कि ये पार्टिकल मिलेगा कहाँ। तो जो ये पूरी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके चारों तरफ माना जाता है कि जितना हमारे पास स्टेलर विजिबल मास है, विजिबल मास के अंदर दोस्तों ब्लैक होल भी आ गया, नेबुला, क्लाउड, सब कुछ जो भी हाइड्रोजन, हीलियम, जितने भी मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कुछ भी तुम जानते हो, उन सबको जोड़ दो तो उससे 5 गुना ज़्यादा है। ये किसी से इंटरेक्ट नहीं करते इजीली, दे डोंट इंटरेक्ट। तो व्हाट्स द डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कितनी होगी। तो अगर इस वक्त मैं बात करूं जहां मैं खड़ा हूं और मैं बोलूं चलो बताओ मेरे थ्रू डार्क मैटर कितना निकला होगा, अगर मैं इस चैम्बर में, इस स्टूडियो में एक सेटअप लगाऊं, तो व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट कि डार्क मैटर का अगर कोई पार्टिकल यहाँ से निकला जिसको मैं विम्प कह रहा हूँ, वो कितने पार्टिकल निकलेंगे। तो दोस्तों ये नंबर बहुत छोटा आता है, 10⁻⁻20 kg पर मीटर क्यूब की डेंसिटी मानी जाती है डार्क मैटर की। वो जो पार्टिकल यहाँ से निकलेगा डार्क मैटर का, जब उसको इंटरेक्ट करवाना है, अब इंटरेक्ट कैसे कराओगे, क्यों, क्योंकि ये इंटरेक्शन तो बहुत वीक होगा। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हैं। एक सेटअप ऐसा बनाएगा जिसको ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई पर रख दिया गया, जेनॉन उसके अंदर रखा गया, क्योंकि जेनॉन का जो न्यूक्लियस है वो बड़ा है और जेनॉन जो है इफेक्टिवली वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, वो नोबल गैस कैटेगरी का है। तो जेनॉन का एक बहुत बड़ा चैम्बर बनाया गया जिसमें टनों टन जेनॉन को भर दिया गया। अब उसके चारों तरफ शील्डिंग कर दी गई और उसके अंदर जितनी भी पॉसिबल इंटरेक्शंस हो सकते हैं, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड का हो, चाहे वो कॉस्मिक रेडिएशन का हो, चाहे वो म्यूऑन के साथ का हो, उन सारे इंटरेक्शंस को ऑलरेडी कोड के थ्रू, ऑलरेडी सिस्टम के अंदर एरर के जैसे पहले से ही नोट डाउन कर दिया गया। और अब साइंटिस्ट, रिसर्चर्स बस उस पर टकटकी लगा के बैठे हुए हैं कि कब ये विम्प आएगा, कब 1 in a billion टाइम वाला वो इंटरेक्शन होगा जहां पर एक कोई जेनॉन का एटम उस विम्प से इंटरेक्ट कर जाएगा। और जब वो इंटरेक्शन होगा और जो वो न्यूक्लियर स्पिन में चेंज होगा, तो हमारा ये सुपर पावरफुल स्क्विड जो कि 10⁻⁻15 टेस्ला के भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज को पढ़ लेता है, वो उस चीज़ को पढ़ेगा तो साइंटिफिक कम्युनिटी बोलेगी यस वी हैव डिटेक्टेड डार्क मैटर। लेकिन दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारी रिसर्च चल रही है जहाँ पे डार्क मैटर को पढ़ने की कोशिश की जा रही है, बट अभी तक हाथ कुछ भी नहीं लगाया। क्या डार्क मैटर है? इट हैज़ टू बी। क्या वो डिटेक्ट हुआ है? अभी नहीं। क्या उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है? कॉस्मोलॉजिकल जो ऑब्जर्वेशंस है वो हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि ये बना हुआ किसका है। क्या डार्क मैटर अर्थ को परमिएट करता है? बिल्कुल करता है, इट हैज़ टू। क्या ये सोलर सिस्टम के अंदर है? हम उसके अंदर हैं। वी आर इनसाइड डार्क मैटर। हम डार्क मैटर हैलो के अंदर, ये पूरी मिल्की वे गैलेक्सी है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट डार्क मैटर, अबाउट स्क्विड एंड द टेक्नोलॉजी एंड द पावर ऑफ फिजिक्स। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा देना एंड सोशल मीडिया पे जरूर से फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।